हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग पिछले दिन महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन पाठ के जितने अति लघुतरीय क्वेश्चन थे, इन सारे क्वेश्चनों को हमने दिया था। सारे क्वेश्चन का उत्तर बताने की हमने अच्छे से कोशिश किया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, सारे प्रश्नों को देखिए, सब कुछ आपको साफ साफ समझ में आ जाएगी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे लघुतरीय प्रश्न। लघुतरीय प्रश्न क्या कहता है सुनिएगा। अब करना क्या है, आपको वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए और हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, तो आपको फिर किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी और रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। ऐसे तो हम लिख ही देते हैं इसमें, इसे तो हम वीडियो में मतलब लिख देते हैं, लेकिन आपको हम समझा देते हैं, समझिए, उससे ही आपका समझ पूरा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सुनना मेरे भाई। स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का क्या योगदान, उन्हें उनके कोई दो महत्वपूर्ण कार्य बताइए। क्वेश्चन फिर समझना। स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का योगदान बताइए और उनके कोई दो महत्वपूर्ण कार्य समझिएगा। जब गांधी जी राजनीतिक में नहीं थे, उससे पहले हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 3 नाम प्रसिद्ध था। लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये महाराष्ट्र के थे और वहीं से ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को चला रहे थे। क्लियर। देखिए ये बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें पहला इनका महत्वपूर्ण कार्य है कि देश में एकता लाने के लिए, देश में एकता लाने के लिए इन्होंने 2 पत्रिका संपादन किया था, जिनका नाम था, एक का नाम था मराठा और दूसरा का नाम था केसरी। याद रखिएगा, मराठा जो है वो मराठा भाषा में संपादित नहीं होता। कभी कभी पूछता है मराठा किस भाषा में संपादित होती थी, तो वहां पर बच्चे लिख देते हैं मराठा में टिक लगा देते, नहीं, वो अंग्रेजी में संपादित होती थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो मराठा और केसरी, ये 2 पत्रिका का संपादन किया ताकि देश में एकता लाई जा सके, देश के लोगों को एक बनाने के लिए। उसमें ऐसे ऐसी बात लिखते थे पत्रिका में ताकि देश के लोगों को इकट्ठा कर सके, नंबर 1। दूसरा, वो जब जेल गए थे और जेल से जब छूटे थे, तो श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर के उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था होम रूल लिंग। होम रूल लिंग के माध्यम से देश में आंदोलन चलाए। तो ये 2 उनके महत्वपूर्ण कार्य। और एक और बात बता दें, आपकी किताब में ऐसे नहीं है, उन्होंने मतलब हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए भी एक काम किए थे, गणपति महोत्सव। गणपति महोत्सव जो महाराष्ट्र में मनाई जाती है, इसकी शुरुआत किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत शिवाजी महोत्सव भी उन्होंने मनाया था देश के लोगों को इकट्ठा करने के लिए। सॉरी, शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव उन्होंने चलाया था किसके लिए, देश के लोगों को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या योगदान दिया। तो बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान, जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी और महात्मा गांधी नहीं थे, तो उस समय उन्होंने क्या किया था, देश के आजादी को चलाने के लिए उन्होंने एक मतलब संस्था बनाई जिसका नाम रखा होम रूल लिंग, और उसके माध्यम से आंदोलन चलाए। देश के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, देश में एकता लाने के लिए 2 पत्रिका का भी संपादन किया जिसका नाम था मराठा और केसरी। और तीसरा, उन्होंने शिवाजी महोत्सव शुरू किया था ताकि लोगों को इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको 1 नंबर वीडियो समझ में आई होगी। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर 50-50 को। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है स्वदेशी आंदोलन। देखिए गांधी जी का मानना था कि भारत में अगर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ जाए, निर्माण बढ़ जाए, उपयोग बढ़ जाए, तो जो हमारी विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ काम कर रही है वो खुद ब खुद चली जाएगी। जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आ रही है, तो उसकी बिक्री कम हो जाएगी, तो वह खुद ब खुद चली जाएगी। इसलिए गांधी जी स्वदेशी आंदोलन पर बल दिए। हर भारतीयों को कहे कि आप कम से कम 1 घंटा अगर चरखा पर काम करेंगे तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए वस्त्र स्वतः निर्माण कर लेंगे, फिर आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा नंबर, उन्होंने ये भी कहा भारतीयों से कि अगर ये भारतीयों का कर्तव्य बनता है कि कोई भी वस्तु अपने पड़ोसी से ही खरीदे, तो जब ऐसी वस्तु बात हो जाएगी तो देश से खुद ब खुद क्या हो जाएगी,
विदेशी कंपनियां चली जाएगी, और साथ ही साथ हम विदेशी कंपनियां जो भी हैं उनका सहयोग नहीं करें, हम उससे कोई वस्तु नहीं खरीदें, उनकी दुकान से हम कोई सामान नहीं लें, उसके स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएं, उसके यहाँ हम काम नहीं करें, तो वह खुद ब खुद चली जाएगी। तो ऐसा विचार को ही कहा गया स्वदेशी आंदोलन। याद रखेंगे गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी का मानना था कि हम अंग्रेजी वस्तु का उपयोग करते हैं और उसका काम करते हैं, इसलिए वह हमारे यहाँ रुकी हुई है। जब अपना खुद का निर्माण करेंगे तो हमें उससे खरीदने की जरूरत नहीं होगी, और जब उसका सामान नहीं खरीदेंगे तो वह खुद ब खुद चली जाएगी, हमें उसे भगाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद चली जाएगी। जब उसका सामान बिकेगा ही नहीं, हम उसका काम ही नहीं करेंगे, तो वह खुद यहाँ थोड़ी टिकेगी, खुद चली जाएगी। तो ऐसे विचार को ही कहा गया स्वदेशी आंदोलन। क्लियर? फिर से समझ लेंगे स्वदेशी आंदोलन क्या था। तो स्वदेशी का मतलब हुआ अपने देश की वस्तुओं का उपयोग। गांधी जी ऐसा मानते थे, गांधी जी का ऐसा विचार था कि अगर हर भारतीय अपनी जरूरत की चीज खुद ब खुद निर्माण करे, खुद बनाए, इतना ही नहीं, अगर अपने से नहीं बना सकते हैं तो दूसरे पड़ोसी से ही खरीदे, विदेशी दुकानों में से सामान नहीं खरीदे, विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करे, उनका मदद नहीं करे, उनके विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए, उनके यहाँ काम करने नहीं जाए, तो वह खुद ब खुद चली जाएगी। ऐसे विचार को कहा गया स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। खिलाफत आंदोलन क्या है, इसका महत्व बताइए। खिलाफत आंदोलन क्या है, इसका महत्व बताइए। सुनिएगा, देखिए भारत में क्या होता था कि जो अंग्रेज था वो हम लोगों में फूट डालने के लिए, हम भारतीयों में फूट डालने के लिए देखा कि भाई हिंदू तो फूट में जा नहीं रहा, तो उस मुस्लिमों को, यानी जो हमारे यहाँ इस्लाम थे, उसको वह अलग करने की कोशिश करने लगा, और उसे कहा कि तुम भारत में अगर रहोगे हिंदुओं के साथ तो तुम्हारा चलने वाला नहीं है, तुम्हारे साथ कोई देखने वाला नहीं होगा, इसलिए तुम हिंदुओं से अलग हो जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्लियर? ये 1905 तक की कहानी थी, और उनके कहने पर मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग होकर के एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा मुस्लिम लीग। मुस्लिमों ने एक संस्था बनाई 1906 में, मुस्लिम लीग। यहां तक तो ठीक ठाक था, लेकिन जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुई, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुई, अंग्रेजों की विजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई, तो जितने भी मुस्लिम कंट्री थे, मुसलमानों के जितने पवित्र स्थल थे, मस्जिद था या पवित्र जगह था, उस सब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उसके साथ जातियां क्या गई, इसको तोड़ा गया। तुर्की के जो खलीफा थे, राजा थे, तुर्की के जो खलीफा और राजा थे, उसको मारा पीटा गया। सही से बैठिए। तो इस बात को लेकर के भारतीय मुसलमानों में एक आक्रोश पैदा हुआ कि भारत में अंग्रेज कहती है कि हम तुम्हारे मददगार हैं, हम तुम्हें सहायता करते हैं, लेकिन हमारे राजा को, हमारे पवित्र स्थलों को वह तोड़ रहा है। तो भाई ये कैसा राजा, कैसा सही मित्र, ये हमारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेज के विरोध में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा खिलाफत आंदोलन। समझ में आई बात है? फिर से समझ लेंगे। भारत में जो अंग्रेज थे वो भारतीय मुसलमान को कहते थे कि हम तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, तुम्हारी हितैषी हैं, तुम्हारी हित की बात सोचते हैं, तुम हिंदू से अलग होकर के काम करो। अब देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, अंग्रेजों की जीत हुई, तो बहुत सारे भारतीय सॉरी मुसलमानों के जो पवित्र मस्जिद थे उसको उसने ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, उस पर अपना शासन स्थापित कर लिया। तुर्की के राजा पर उसने अपना अधिकार जमाया, उसे मारा पीटा। तो भारतीय मुसलमानों को लगा कि अंग्रेज हमारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। एक तरफ कहता है कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, दूसरी तरफ हमारे पवित्र स्थलों को वह तोड़ रहा है। तो भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों से एक मांग रखी कि आप जितने हमारे धर्मस्थल हैं उसको छोड़िए, और इसी के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मेरे भाई। सही से बैठिए ना आप लोग। 1919 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई द्वैध शासन प्रणाली के क्या दोष थे?
ध्यान देंगे, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई द्वैध शासन प्रणाली के क्या दोष थे? देखिए, 1919 में अंग्रेजों ने द्वैध शासन स्थापित किया, और इसमें जब शासन स्थापित किया तो उसमें कुछ दोष हो गई। क्या दोष हुई? तो सबसे पहले तो उसने क्या किया कि शासन में पिछड़ा और अति पिछड़ा करके उसने देश को बांटने की कोशिश किया। पहले तो मुस्लिम लीग में बांट दिया, यानी कि भारत को एक हिंदू यानी कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग 1906 में बांट करके अलग कर दिया ताकि सांप्रदायिकता हो जाए। फिर बाद में 1919 में उसने क्या किया, सो देखिए, 1919 में अंग्रेजों ने एक नियम पारित किया जिसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा दो प्रांत में विभाजित कर दिया। देख लीजिए, ये उसकी कमी थी, उसने तोड़ दिया उसको। लेकिन वहां पर कुछ आरक्षित विषयों को वित्त, कानून तथा व्यवस्था को रखा गया, और इस सब के किसके अधीन रखा गया? गवर्नर के अधीन रखा गया। इसकी कुछ कमी थी, इस कानून के कुछ कमियां थी। पहली बात, सुधार के बाद भी इस नियमों को गवर्नर के ही अधीन रखा गया, माने इसमें सुधार किया गया था, लेकिन फिर भी वह कानून किसके अंतर्गत रहा? गवर्नर के अंतर्गत। दूसरा, परिषद के चुनाव में कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल हो सकेंगे, ऐसा उनका विचार था, और इनमें कोई उत्तराधिकार नहीं दिया गया था, ऐसा। यानी ये 1919 अधिनियम के अंतर्गत कुछ द्वैध शासन की कमियां थी। सुनिएगा फिर से। देखिए, 1919 में अंग्रेजों ने एक सुधार अधिनियम पारित किया, और सुधार अधिनियम में द्वैध शासन, तो द्वैध शासन को फिर से भारत को तोड़ने के उद्देश्य से उन्होंने पूरे प्रांतों में पिछड़ा और अति पिछड़ा करके बांट दिया। वहां पर कुछ बातें को गवर्नर के अंतर्गत रखा गया जिसमें सुधार किया गया, लेकिन फिर भी वो गवर्नर के अंतर्गत रखा गया और सब लोगों को प्रांत में शामिल नहीं होने का अधिकार मिला, माने कुछ ही लोग प्रांत में भाग ले सकते थे, ऐसा कानून पारित किया गया था। ये उसकी सबसे कमी थी। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया और क्यों असफल हो गया? असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया और क्यों असफल हो गया? देखिए, गांधी जी क्यों चलाए असहयोग आंदोलन? तो क्या होता है, सुनना मेरे भाई, प्रथम विश्व युद्ध में हम लोगों के साथ थोड़ा सा छल किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने हम लोगों से आश्वासन दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध में जब हम जीत जाएंगे तो आप लोगों को एक मतलब स्वतंत्रता मिल जाएगी, माने एक अधिकार मिल जाएगा। लेकिन हमें प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कोई अधिकार नहीं मिला। बदले में एक काला कानून, रॉलेट एक्ट लगाया गया, जिसमें हमारी पूर्णतः स्वतंत्रता समाप्त होती थी। हमने उसका पुरजोर विरोध किया, हम लोग उसका विरोध किए कि ये काला कानून नहीं चाहिए, मुझे वापस लीजिए। इसी बीच एक जघन्य अपराध, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब ये दो कारण, पूरे देश में आक्रोश की भावना थी। गांधी जी ऐसे ही समय में, माने इसी का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया, और उन्होंने पूरे देश में अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने का लोगों से आग्रह किए। समझे ना? फिर से क्यों चलाए? तो पहला कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम लोगों पर एक काला कानून ठोका गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, जिससे हमारी बिल्कुल आजादी खत्म हो जाती थी। अब इन आजादी का हमने खूब विरोध किया कि भाई ऐसा कानून मुझे नहीं चाहिए। चलिए, उसके बाद उसने एक जघन्य अपराध किया जिसमें हजारों लोग मारे गए, जिसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसका हमने खूब विरोध किया। हमारे देश में इसका खूब प्रतिक्रियाएं हुई, और ऐसे समय में गांधी जी ने क्या किया, भारतीयों से यह आग्रह किए कि आप उसे सहयोग नहीं करिए, अंग्रेज को सहयोग नहीं करना है, और उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा असहयोग आंदोलन। आंदोलन तो ठीक ठाक चल ही रहा था, यहाँ एकदम अच्छी तरह से चल रही थी, सफलता मिली। यहां तक माना जाता है, यहां तक माना जाता है कि असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया था, बहुत बड़ा जन आंदोलन। लेकिन 1922 में चौड़ी चौड़ा घटना घटी, जिसमें बहुत सारे मतलब पुलिस को, अंग्रेजी पुलिस को लोग जिंदा जला दिए। गांधी जी ये अहिंसा के पुजारी, वहां हो गई हिंसा, तो इसीलिए ये आंदोलन को वापस ले लिए। ठीक है, तो असफल होने का मेन कारण था, गांधी जी ने क्या लिया, इस आंदोलन को वापस ले लिया, गांधी जी जेल चले गए, आंदोलन बंद हो गई। क्लियर? तो असफल होने का ये मेन कारण था। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या है? इस रिपोर्ट को किन लोगों ने तैयार किया? देखिए, नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश, सिफारिश का मतलब है कि नेहरू जी ने भारत सरकार, उस समय जो सरकार थी, कौन? अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी सरकार के सामने, अंग्रेजी सरकार के सामने एक रिपोर्ट दिए थे। वो रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ था, क्या की बातें थी उसमें, सुनना। नेहरू जी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी सरकार के सामने कुछ अपनी मांगे रखी, एक रिपोर्ट तैयार किया जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। और उसने किसे दिया? अंग्रेजी सरकार को दिए कि भाई हमें ये सब सुविधाएं चाहिए। तो कौन कौन सी मांग थी उनकी, सुनना मेरे भाई। नंबर एक, भारत को अधिराज्य की दर्जा दिया जाए। भारत को किस राज्य का? अधिराज्य। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना हो, सभी रियायतें संघ में शामिल हो सके, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बने, देश में नवीन चुनाव प्रणाली हो, केंद्र में जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार हो और जनता को मौलिक अधिकार दिया जाए। ये सब उनकी मांग थी। क्या क्या मांग थी, सुनना मेरे भाई फिर से। उनका मांग था कि भारत क्या हो? एक अधिराज्य हो। भारत को कैसा बनाइए आप? अधिराज्य। जितने भी प्रांत हैं उन सारे प्रांतों में स्वायत्त सरकार की स्थापना हो, माने सभी सरकार। इतना ही नहीं, जितने रियायत हैं वो संघ में शामिल हो। संघ का मतलब देश के अंदर सब लोग शामिल हो जाए। इतना ही नहीं, केंद्र में ऐसी सरकार हो, केंद्र में ऐसी सरकार हो जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया जाए, देश धर्मनिरपेक्ष हो और जनता के मौलिक अधिकार मिले, ऐसी सरकार बनानी चाहिए, ऐसा कानून बनाइए। ये सारी बात कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रिपोर्ट तैयार किए और किसको दिए? अंग्रेजी सरकार को। की मांग इनकी पूरी नहीं हुई थी, ये बात ध्यान रखना। मांग इनकी कोई भी पूरी नहीं हुई, लेकिन ये रिपोर्ट तैयार करने में 4 लोगों का योगदान था। पहला तो पंडित मोतीलाल नेहरू, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पिता और पुत्र दोनों थे। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय और कृष्णा मेनन, ये व्यक्ति हैं। ये 4 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था रिपोर्ट तैयार करने में। आपसे पूछा जाए कि रिपोर्ट तैयार करने में, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में किनका योगदान, तो 4 लोगों का। नंबर 1 कौन? तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और कृष्णा मेनन। ये 4 लोग थे जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार किए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन, सुनना। असहयोग आंदोलन की वापसी के तुरंत बाद कांग्रेस में क्या मतभेद उत्पन्न हुआ? इन मतभेदों का वर्णन कीजिए। देखिए, गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए, इनकी लोकप्रियता के कारण बहुत सारे लोग इसमें भाग लिए। बहुत सारे अलग अलग प्रदेश में चला रहे जो नेता लोग थे, जो आंदोलन चला रहे थे ऑलरेडी पहले से, ये सारे लोग भी महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए। लेकिन 1922 में जब अचानक गांधी जी बिना विचारे असहयोग आंदोलन को वापस लिए, तो इससे कांग्रेस में फूट पड़ गई। कुछ लोग इनके विरोध में आ गए। उन्होंने कहा कि जब आंदोलन इतनी तीव्र चल रही थी तो गांधी जी को आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए। इसलिए कांग्रेस से वह अलग हो गए और अलग होकर के एक अलग पार्टी का भी निर्माण किए, जिनमें था चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। ये सारे लोग पार्टी से अलग होकर के 1923 में एक अलग पार्टी बनाए जिनका नाम रखा स्वराज पार्टी, और ये कांग्रेस से अलग हो गए। तो कांग्रेस में फूट, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि असहयोग के वापसी के तुरंत बाद कांग्रेस में क्या मतभेद उत्पन्न हुआ? तो मतभेद क्या हुआ कि आपस में फूट हो गई ना कांग्रेस से। कांग्रेस से लोग काम करना अलग कर दिए, सब कहने लगा कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने मन से ये काम कर दिए। जब आंदोलन इतनी तीव्र थी, काम चल रहा था, तो फिर उन्हें वापस लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन गांधी जी जब ये असहयोग आंदोलन वापस लिए तो कांग्रेस में फूट, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और बहुत सारे लोग इस पार्टी से अलग होकर के, कांग्रेस से अलग होकर के 1923 में एक स्वराज पार्टी की स्थापना की और अलग होकर के स्वराज की मांग करना शुरू कर दिए। हाँ ठीक है, ये अंग्रेज के विरुद्ध ही चल रहा था आंदोलन, लेकिन कांग्रेस से अलग हो गए, कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। किसके कारण? तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण।
चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। 8 तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा तगड़ा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अरे लंबा तगड़ा नहीं है, ऐसा थोड़ी है, बस समझ जाओ, बिल्कुल परीक्षा में आसानी से लिखोगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना। क्वेश्चन है पूरा, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्धरण को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैंने इसको पहले आप पढ़िए, पढ़ करके इससे ही जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं, उसका उत्तर दीजिए। ये बात सरोजनी नायडू ने एक भाषण में मद्रास में दिए थे, जब 1934 में जब वो भाषण दे रहे थे मद्रास में। वही भाषण का एक अंश है। आधुनिक युग में संसार ने एक नया चमत्कार देखा। क्या कहते हैं, देखिए, आधुनिक युग में संसार ने एक ऐसा चमत्कार देखा कि एक छोटा सा मानव, एक छोटा सा मानव, छोटा क्या, गांधी जी कोई लंबा तगड़ा आदमी नहीं थे, पतले दुबले और छोटे कद के थे, ठीक है, जिसको आप में से कोई देख सकता है, आप में से कोई एक देख सकता है। एक मानव इतना छोटा और नाजुक निकला, यह कहकर कि मैं 3 दिन में समुद्र पार जाऊंगा और कुछ कानून प्रतीत रूप में तोड़ूंगा। माने वे कहते हैं कि मैं समुद्र पार जाऊंगा और जाकर के कुछ कानून को तोड़ूंगा। उनके हाथ में केवल एक लाठी थी, प्रत्येक उस पर हंसा, सब लोग हंसे उस पर, और मैं भी हंसी। सरोजनी नायडू कहती है कि हम भी हंसे उन पर। कैसे यह छोटा व्यक्ति संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली साम्राज्य से लड़ेगा। और जैसे यात्रा पर चली, दिन साम्य, वो जैसे यात्रा पर चले, दिन साम्य परिवर्तित हुआ और हमने अपनी आंखों से देखा कि संसार का इतिहास बदल रहा है। हमने देखा कि संपूर्ण भारत जोश में उठ रहा है। ये भाषण का एक अंश है। सरोजनी नायडू 1934 में मद्रास में जो भाषण दी थी, उन्हीं का एक अंश है। क्या कहते हैं कि हमने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति, एक छोटा सा नाजुक, देखिए गुजराती का दिमाग तो बहुत तेज होता है भाई, समझ लेना, गुजराती का दिमाग बहुत तेज होता है। गुजरात के ही थे महात्मा गांधी, और गुजरात के भी मोदी जी हैं, मालूम है ना। और वो भी जात के बनिए थे गांधी जी, और ये भी जात के बनिया। अब बनिया बेचने में बड़ा तेज होता है। गांधी जी तो पूरे देश को इकट्ठा कर लिए, मोदी जी बेचिए रहे हैं देश को, ठीक है ना। ऐसे गांधी जी भी के बारे में मालूम है कि वो कंघी बेच देते थे टकला को, कहते थे टकला में अगर मारोगे कंघी ना तो केस आ जाएगा। ऐसे हमारे तेज थे गांधी जी, ठीक है ना। क्या बात सही है, ये हंसने की बात नहीं है। तो गांधी जी तो ऐसे तेज थे, लेकिन उनके बारे में बहुत सारे लोग लिखे हैं। और सरोजनी नायडू क्या कह के बेच लेते थे, ये तो उनकी अपनी चतुराई थी, ठीक है। चलिए आई, तो कहते हैं कि आधुनिक युग, आधुनिक युग में वो ऐसे लोगों को उन्होंने देखा, और कुछ लोग देख भी सकते हैं क्योंकि उस समय तो गांधी जी थे 1934 में ना, इसीलिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें किस व्यक्ति का उल्लेख किया गया है। भाषण में किस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, तो महात्मा गांधी। भाषण किसके बारे में भाई, तो महात्मा गांधी के बारे में। आगे, इसमें कौन सा चमत्कार इस व्यक्ति ने किया था, तो चमत्कार, अरे एक लाठी के बल से पूरे यूरोप को हिला डाले। इस व्यक्ति का चमत्कार ऐसा कि एक लाठी के बल से दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली देश था उस समय में, यूरोप का सबसे नहीं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अंग्रेज यानी ब्रिटेन, उसको इन्होंने हिला डाला एक लाठी के बदौलत। कोई गोली बंदूक नहीं चलाए ये, और किसी से लड़ाइयों नहीं किए, लाठिए से हिला दिए, चमत्कार नहीं किए। बहुत बड़ा चमत्कार है ये भी एक चमत्कार है। सारी दुनिया उनके पीछे चलती है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनका फोटो दुनिया के अच्छे अच्छे जगहों पर हो। गांधी जी का फोटो यानी प्रतिमा जो है, जाइए इंग्लैंड, इंग्लैंड के संसद भवन के सामने है भाई। ये बहुत बड़ी चमत्कार है। भारत के गांधी जी का तस्वीर इंग्लैंड के संसद भवन के सामने, अमेरिका चले जाइए, व्हाइट हाउस के सामने इनकी तस्वीर बनी हुई है। दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिनका तस्वीर ऐसे जगह पर बनी हो। कैसे नहीं चमत्कार, चमत्कार तो भाई ऐसा क्या उन्होंने। चलिए आगे है, यह व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर चलकर एकता लाई और दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को हराकर भारत को आजाद कर दिए। उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा, देखिए उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा, तो अंग्रेजों का जो समय था नमक कानून, नमक कानून को उन्होंने तोड़ा, यानी अंग्रेजों के जितने नियम कानून से सबकी धज्जियां उड़ा दिए। आगे चलते हैं, किस प्रकार सारा देश जोश में उमड़ पड़ा, तो गांधी जी के एक बार आवाहन होता था, गांधी जी का एक बार आवाहन होता था, पूरा देश एकजुट हो जाता था। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था, आप लोगों को एक मंत्र देते हैं,
आप लोगों को एक मंत्र देते हैं, और मंत्र क्या है मालूम है ना? कान लाओ इधर, करो या मरो। अरे भाई, ऐसा कह दिए, या तो इस बार देश को आजाद करो, नहीं तो मर जाओ। पूरा देश जुट गया एक तरफ, ऐसे देश उमर पर रहे थे गांधी जी के कहने पर। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सारा देश, यानी सारा देश जोश में उमर पड़ा, किसके? गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट बन करके उन्होंने पूरा देश में आंदोलन साथ साथ चलाए। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 9। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सांप्रदायिकता की राजनीति की क्या भूमिका? देखिए, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सांप्रदायिकता की राजनीति होने लगी थी। यानी कि अंग्रेज देखा कि पूरा भारत एकजुट होकर के अब लड़ने लगा है, तो चलो इसमें फूट डालो, राज करो। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दो संप्रदायों में बांट दिया। हिंदू और मुस्लिम दो संप्रदायों में बांट दिया। एक मुस्लिम और एक हिंदू, दोनों अलग अलग काम करने लगे। कुछ समय तक कांग्रेस का वो साथ नहीं दे रही थी, फिर 1920 में साथ दी, दोनों मिलकर काम किए, लेकिन फिर आगे जाकर के दोनों में बंटवारा हो गया। दोनों में क्या हो गया? बंटवारा। और जब देश की आजादी की बात आई, जब नजदीकता आई ना मेरे भाई, क्या बताए, मुस्लिम लीगों ने सीधी कार्रवाई कर दिया, या तो मुझे देश बांटो, नहीं तो लड़ाई करो। कत्लेआमें हुई, मजबूरन देश को बांटा गया। यानी ये था सांप्रदायिकता की राजनीति, देश को बांटने की राजनीति। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। शबने अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया? देखिए, गांधी जी 1930 में फिर एक नई आंदोलन चलाया जिसका नाम था सबने अवज्ञा आंदोलन। क्यों? फिर इसके पीछे क्या रीजन था? देखो, ऐसे इसका क्वेश्चन का आंसर भी हमने दे रखा है यहां, तुम देख सकते हो, लेकिन हम समझा ही देते हैं तुम्हें। हुआ क्या समझना, 1920 में गांधी जी एक चलाया आंदोलन। कौन आंदोलन? असहयोग। 1922 में चौरी चौरा घटना हुई, ये गए जेल, जेल में रह गए, फिर वापस जब छूटे, उसके बाद हमारे देश में एक कमीशन आया जिसका नाम था साइमन कमीशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर जॉन साइमन। जब वो आए हमारे देश में, तो हमने उनका खूब विरोध किया, हमने उसका खूब पुरजोर विरोध किया, काले झंडों से हमने स्वागत किया और नारा लगाया, साइमन कमीशन वापस जाओ। हमने नारा लगाया, साइमन कमीशन वापस जाओ। लेकिन वह हमारी बात नहीं मानी, जुलूस पर लाठियां चार्ज की गई और अंततः अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया। इस बात से गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। जब हमने विरोध किया, जब भारत के लोग उसके रिपोर्ट को सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर उसने रिपोर्ट क्यों जारी किया? इस बात से गांधी जी ही नहीं, पूरे कांग्रेस में आक्रोश की भावना थी। तब पहला आक्रोश की भावना किसके लिए? किसके लिए? तो साइमन कमीशन विरोध के बावजूद भी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया, इसका। दूसरा, जब नेहरू रिपोर्ट दिया गया, नेहरू जी यानी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस को, अंग्रेजी सरकार को दी, लेकिन उसका भी कोई मांग स्वीकार नहीं की गई। फिर गांधी जी 11 कानून बना करके, यानी 11 नियम की मांग किए, वहां पर भी उनका कोई मांग स्वीकार नहीं की गई। जब ये तीनों बात अस्वीकार हो गया, हमने साइमन कमीशन का विरोध किया, नेहरू रिपोर्ट का कोई मांग स्वीकार नहीं हुआ, गांधी जी की कोई मांग स्वीकार नहीं हुई। जब तीनों में से कोई मांग स्वीकार नहीं हुआ, तब हमने यानी गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा सबने अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? तो मेन कारण यही था। क्लियर? कौन कौन? तो साइमन कमीशन अपने हमारे विरोध के बाद भी उसने रिपोर्ट जारी कर दिया, नेहरू रिपोर्ट में से किसी बात को नहीं माना गया और गांधी जी की किसी बात को नहीं माना गया, इसलिए हमने इसके विरोध में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा गया सबने अवज्ञा। जब तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे कानून को हम भी नहीं मानेंगे, बात खत्म। गांधी जी कह दिए, क्या कहे कि जब तुम हमरे नियम को नहीं मानोगे ना, तो हम तोरे नियम को ना मानेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे। और उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया, नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। ठीक है, परिणाम हुआ कि पूरे देश में आंदोलन भयावह हो गई। इसकी सबसे बड़ी सफलता मालूम है क्या हुआ? इसकी सफलता हुई महिलाओं की भागीदारी। पहली महिला इतनी बाहर नहीं आती थी, अब पहली बार महिला जुट के आई एकदम पूरा। पुरुष सब अपना काम करिए,
महिला सब धरना दे ले रहती थी दुकान पर, खोलना ही नहीं देंगे दुकान को, अंग्रेजी कोई दुकान नहीं खुलेगा अब। जगह जगह हड़तालें हुई, जुलूस हुआ, और उसमें महिलाओं की भागीदारी। आप वो मार भी नहीं सकता था महिला को, तो पुलिस मार भी नहीं सकती थी ना, अंग्रेजी पुलिस। तो ये उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। क्लियर? आशा करते हैं आपको हमारी ये 10 क्वेश्चन समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।